क्या गांधी नेहरू चाहते तो फांसी से भगत सिंह को बचाया जा सकता था? दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है, लेकिन लोगों को इसका सही जवाब नहीं पता है। क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए वो किसी भी चीज़ को सच मान लेते हैं। तो अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों, अभी हाल ही में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को ही फांसी हुई थी। दोस्तों, भारतीय इतिहास में भगत सिंह एक लौते ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी मौत को खुद डिज़ाइन किया था। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और वे चाहते तो अपने मुकदमे की पैरवी के लिए कोई वकील कर सकते थे, लेकिन ना तो सॉन्डर्स की हत्या की सुनवाई के लिए और ना ही सेंट्रल असेंबली में बम धमाके की सुनवाई के लिए उन्होंने कोई वकील किया और इस तरह से उन्होंने अपनी नियति को खुद चुना। लेकिन बार बार एक सवाल उठता है कि महात्मा गांधी और नेहरू चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, उन्हें बचाया जा सकता था। तो क्या वाकई ऐसा था या सिर्फ यह एक ख्याल है? 27 सितंबर 1907 को पैदा हुए और 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़कर शहीद हुए भगत सिंह ने इन लाइनों को अपनी जेल डायरी में लिखा था। ये लाइनें अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं, फिर भी चलिए थोड़ा परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल भाग निकले थे। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में धमाके के बाद भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए वहां से भाग जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो वहीं रुके रहें, पर्चे फेंकते रहें, क्रांतिकारी नारे लगाते रहें। मकसद देश और दुनिया को संदेश देना था, जिसमें वो पूरी तरह से सफल भी रहे थे। गिरफ्तारी के बाद 7 मई 1929 को जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह की तरफ से आसफ अली कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में जब लंच टाइम हुआ तो भगत सिंह ने कोर्ट रूम में मौजूद अपने पिता किशन सिंह से साफ तौर पर कहा कि सरकार उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए तुली हुई है, लिहाजा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उनकी फांसी तय है। अगले दिन 8 मई को जब भगत सिंह को बयान देने के लिए कहा गया तो उन्होंने बयान देने से भी इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह ने माना कि उन्होंने बम फेंका था, क्योंकि इंग्लैंड को जगाने के लिए बम फेंकना जरूरी था। कोर्ट ने अपने लंबे फैसले में कहा कि बम फेंकने के दोषी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन अभी भगत सिंह के खिलाफ एक और बड़ा मुकदमा बाकी था, सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 1929 से शुरू हुई। सॉन्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह समेत 15 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। इनमें से 7 सरकारी गवाह बन गए थे। इस केस में भी भगत सिंह ने कोई वकील नहीं रखा, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने दुनी चंद को अपना कानूनी सलाहकार बनाया, लेकिन ये साफ कर दिया कि दुनी चंद ना तो किसी गवाह से कोई सवाल करेंगे और ना ही कोर्ट में जज से कोई बात करेंगे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 7 अक्टूबर 1930 को सॉन्डर्स की हत्या का दोषी पाते हुए कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुना दी। तो अब बात आती है महात्मा गांधी और नेहरू की, उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? 14 फरवरी 1931 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने अपील की और कहा कि भगत सिंह की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। उनकी अपील खारिज हो गई। 16 फरवरी को एक और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज हो गई। फिर 18 फरवरी को महात्मा गांधी की वायसराय से बात हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने वायसराय से कहा कि उन्हें भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा खत्म कर देनी चाहिए। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा कि वायसराय ने उनसे कहा कि फांसी खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन उसे अभी टाला जा सकता है। लेकिन वायसराय अपनी बात पर कायम नहीं रहे। 24 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। 19 मार्च को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के सामने फिर से मुद्दा रखा कि भगत सिंह की फांसी को टाला जाए, लेकिन इरविन ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने आसफ अली को भगत सिंह के पास भेजा ताकि भगत सिंह से वादा करवा सकें कि उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी तो वो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। भगत सिंह ने आसफ अली से मिलने से भी इनकार कर दिया। फिर महात्मा गांधी ने 21 मार्च और 22 मार्च को लगातार 2 बार इरविन से बात की। इरविन नहीं माने। 23 मार्च को फिर महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी, लेकिन जब तक इरविन चिट्ठी पढ़ते तय तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई।
24 मार्च को जब महात्मा गांधी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तो उनका भयंकर विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने फांसी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, कई मुलाकातें की, 23 मार्च को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार हुई। नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा है कि भगत सिंह एक प्रतीक बन गए थे। कुछ ही महीनों के अंदर पंजाब के हर शहर और हर गांव के अलावा भारत के बाकी हिस्सों में भी उनका नाम गूंजने लगा था। उन पर अनेकों गीत रचे गए थे। उन्हें जो लोकप्रियता मिली वो अद्वितीय थी। और रही बात इसकी कि अगर भगत सिंह की फांसी रुक गई होती तो क्या होता, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण बटुकेश्वर दत्त है। भगत सिंह को फांसी सॉन्डर्स की हत्या वाले केस में हुई थी। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले मामले में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद हुई थी। भगत सिंह की फांसी के बाद बटुकेश्वर दत्त को काला पानी भेज दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद नवंबर में उन्होंने शादी की, घर चलाने के लिए एक सिगरेट फैक्ट्री में नौकरी की, खुद की बिस्कुट की फैक्ट्री खोली, लेकिन कुछ काम ना आया। पटना में बस के परमिट के लिए कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र तक मांग लिया। और 1964 में बटुकेश्वर दत्त गंभीर रूप से बीमार पड़े। उन्हें कैंसर हो गया था। दिल्ली के एम्स में 20 जुलाई 1965 को आखिरी सांस ली उन्होंने। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भगत सिंह की फांसी रुक गई होती तो क्या होता। आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में आज़ादी के बाद जिंदा रहे क्रांतिकारियों के साथ क्या सलूक किया गया। बाकी इसका दोषी कौन है, ये एक लंबी बहस है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय भारत, जय हिंद।